उसने तुरंत अपना रवैया थोड़ा नरम किया। माफ कीजिए, मेरा इरादा आपको इतनी उदास यादों से परेशान करने का नहीं था। क्या मेरी बातों से आप डर गईं? शायद आपके जैसी शालीन कप्तान को ऐसी कहानियां पसंद नहीं आती होंगी। फियोना ने हल्के से सिर हिलाया और उसकी आंखें नरम हो गईं। मैं पहले ही कह चुकी हूं, मास्टर लियो, अब मुझे बस फियोना कहिए। यह कप्तान वाला औपचारिक तरीका मुझे बहुत ठंडा और दूर लगता है। फियोना के चेहरे पर हल्की झिझक देखकर लियो के होठों पर एक दुर्लभ मुस्कान आ गई। तो फिर कुछ अच्छी बातें करते हैं, फियोना। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि इस टूर्नामेंट में सबसे मजबूत उम्मीदवार कौन कौन हैं? अच्छा, अभी ताज़ा जानकारी देखती हूँ, उसने कहा और कम्युनिकेटर पर खबरें खोल दी। स्क्रीन पर यूनिवर्सल मार्शल आर्ट्स जीनियस एक्सचेंज की जानकारी भर गई। सबसे पहले है, हिजिया स्टार रीजन के लनमामा परिवार की गेल एक ब्रिलियंट मून स्तर की ट्रांसेंडेंटल लाइफ फॉर्म। वह सिर्फ 700 साल की है और पहले ही लेवल 11 के शिखर पर पहुंच चुकी है। कहा जा रहा है कि उसके पास अपने शरीर की सीमाएं तोड़कर अपने परिवार के ब्लड लाइन को एक नए लेजेंडरी स्तर तक ले जाने की बहुत संभावना है। फिर है हर स्टार रीजन का आइस डीमन मोनरो, एक 3 स्टार रेडिएंट सन स्तर का ट्रांसेंडेंटल लाइफ फॉर्म। अफवाह है कि वह किसी भी समय लेवल 12 में प्रवेश कर सकता है। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि वह चुपचाप पहले ही उस स्तर तक पहुंच चुका है। भगवान, वह अभी 400 साल का भी नहीं हुआ, फियोना ने हैरानी से कहा। लेकिन जब वह स्क्रीन देख रही थी, उसने यह नहीं देखा कि लियो की आंखें उन जीनियसेस की जानकारी पढ़ते हुए धीरे धीरे उदास और भारी हो गई थीं। और फिर यह व्यक्ति, फियोना ने कहा और स्क्रीन के आखिरी हिस्से पर एक तस्वीर दिखाते हुए इशारा किया। उस तस्वीर में एक युवक था जिसकी त्वचा पर प्राचीन सुनहरे पैटर्न बने हुए थे और चेहरा किसी देवता जितना सुंदर था। यह सबसे खास प्रतिभागी है और अमोक स्टार रीजन की उम्मीद भी। यह लाखों साल में पहली बार दिखा इमॉर्टल लेवल ब्लड लाइन का मालिक है। इसका नाम है लू शेंग। फियोना उस प्रोजेक्शन में दिख रहे लू शेंग को देखकर चकित रह गई। एक इमॉर्टल ग्रेड ट्रांसेंडेंटल लाइफ फॉर्म। मैं तो हमेशा सोचती थी कि ऐसे लोग सिर्फ कहानियों में होते हैं। कभी नहीं सोचा था कि अपनी जिंदगी में सच में देखूंगी। तुम सही कह रही हो। इमॉर्टल ग्रेड बहुत दुर्लभ अस्तित्व है। वॉइड बैटलफील्ड के सबसे खतरनाक हिस्सों में भी शायद ही कभी दिखता है। ऐसे लोग सच में चमकते सितारों जैसे होते हैं, लियो ने धीरे से कहा। अब तक उसके चेहरे से वह उदासी गायब हो चुकी थी और उसकी सामान्य ठंडी अभिव्यक्ति वापस आ गई थी। फियोना कम्युनिकेटर देखते हुए बोली, लेकिन अभी इस इमॉर्टल लेवल प्रतिभा की ताकत थोड़ी कम है। वह सिर्फ लेवल 9 पर है। इस टूर्नामेंट में शायद दूसरे स्थापित जीनियसेस उसकी चमक को दबा देंगे। अभी के अनुमान के मुताबिक उसकी जीत की संभावना 20% से भी कम है। इसके उलट हायर स्टार रीजन का मोनरो अभी नंबर 1 उम्मीदवार माना जा रहा है। बहुत लोग डरते हैं कि यह इमॉर्टल लेवल प्रतिभा खिलने से पहले ही खत्म कर दी जाएगी। फियोना ने बात खत्म की और लियो की ओर मुस्कुराते हुए देखा। तो मास्टर लियो, क्या आप भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले हैं? आपकी पीक लेवल 11 कल्टीवेशन के साथ टॉप 10 में पहुंचना तो आपके लिए बहुत आसान होना चाहिए, है ना? लियो की आंखों में अजीब चमक आई। फिर उसने हल्की सांस छोड़ी। मैं इसमें हिस्सा नहीं लूंगा। मेरी राह कहीं और जा रही है। मुझे इससे कहीं ज्यादा जरूरी काम करने हैं। यह सुनकर फियोना ने समझदारी से सिर हिलाया। समझ गई।
आपके जैसे महान एक्सपर्ट के लिए एक टूर्नामेंट से भी ज्यादा महत्वपूर्ण काम होना स्वाभाविक है। लेकिन उसकी जिज्ञासा खत्म नहीं हुई। वह थोड़ा और पास आकर बोली, वैसे क्या आप मुझे बता सकते हैं, वॉइड बैटलफील्ड अपने सबसे रहस्यमय और वीरान हिस्सों में कैसा होता है? यह सुनकर लियो के चेहरे पर हल्का गर्व आ गया। वॉइड बैटलफील्ड वह जगह है जहां असली ताकतवर लोग पैदा होते हैं, स्वर्ग के चुने हुए लोगों का मैदान। लेकिन जो कमजोर हैं या तैयार नहीं हैं, उनके लिए वह सिर्फ एक निर्दयी मांस की चक्की है। उसकी आवाज गंभीर हो गई। हर पल कुछ प्रतिभाशाली लोग महान बनते हैं और उतने ही प्रतिभाशाली लोग मिट्टी में गिरकर मर जाते हैं। पूरा आयाम खून और अनंत आग से ढका रहता है। सांस लेने का भी समय नहीं, बस निराशा और मौत हर जगह मौजूद रहती है। लियो की बातें सुनते हुए फियोना उसे चुपचाप देख रही थी। उसकी मांसपेशियों की ताकत देखकर उसके दिल में अजीब कमजोरी फैल गई। उसने मन ही मन सोचा, यह आदमी कितना आकर्षक है। मन करता है बस खुद को उसकी बाहों में सौंप दूं। वह खुद को संभालते हुए बोली, उन अंधेरी यादों को भूल जाइए। वॉइड बैटलफील्ड से जिंदा लौटना ही आपकी असाधारण ताकत साबित करता है। अगर आप टूर्नामेंट में हिस्सा लें तो सिर्फ स्टार रीजन्स ही नहीं, पूरी प्रतियोगिता हिल जाएगी। टॉप स्थान तो निश्चित ही आपका होगा। लियो ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं अब लड़ाई और हत्या के अंतिम चक्र से थक चुका हूं। अब नाम और धन मुझे आकर्षित नहीं करते। मैं बस कहीं शांत जगह पर एक सामान्य आदमी की तरह जीना चाहता हूं। यह सुनकर फियोना के मन में गुप्त खुशी हुई। यह विशाल टूर्नामेंट 10 से ज्यादा स्टार रीजन्स के प्रतिभागियों को आकर्षित कर रहा था और पूरा ब्रह्मांड इसे देख रहा था। अगर लियो इसमें हिस्सा लेकर प्रसिद्ध हो जाता तो कई शक्तिशाली परिवार और कंपनियां उसे अपने साथ ले जातीं। उसका एमरल्ड मर्चेंट गिल्ड इतना शक्तिशाली नहीं था कि उसे रोक सके। इसलिए उसने मौका देखकर प्रस्ताव रखा। तो फिर लियो, क्यों न आप मेरे मर्चेंट गिल्ड में आ जाएं और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के प्रमुख बन जाएं। आपकी तनख्वाह और शर्तें आप खुद तय कर सकते हैं। वह और पास आ गई। इनाम की बात करें तो मैं आपको निराश नहीं करूंगी मास्टर लियो। आपकी कोई भी इच्छा हो, मैं उसे पूरा करने को तैयार हूं। इतनी खुली मिठास देखकर लियो थोड़ा घबरा गया। यह उफ, मैं तभी अचानक धड़ाम, एक जोरदार धमाके ने जहाज को हिला दिया। एमरल्ड स्टारशिप जो अब तक शांत उड़ रही थी, अचानक ऐसे डगमगाने लगी जैसे किसी भारी हमले से टकरा गई हो। एक ही पल में जहाज की शांति टूट गई। लाल आपातकालीन अलार्म बजने लगे और लोग घबराकर इधर-उधर भागने लगे। झटके की ताकत इतनी ज्यादा थी कि फियोना संतुलन खोकर जमीन पर गिर पड़ी। आह, कम्युनिकेटर से घबराई आवाज आई, प्रेसिडेंट, हमारे स्टारशिप पर अज्ञात जहाज हमला कर रहे हैं। सेंसर्स बता रहे हैं कि वे शायद स्पेस पायरेट्स हैं। स्पेस पायरेट्स? यहां? फियोना का दिल तेजी से धड़कने लगा। अब क्या करें? हम कैसे बचेंगे? उसी समय उसके कान के पास शांत लेकिन आदेशात्मक आवाज आई, खुद को संभालो और मुझे गार्ड्स के पास ले चलो। यह लियो था। उसकी आवाज सुनते ही फियोना को लगा जैसे तूफान में उसे सहारा मिल गया है। उसकी आंखों में उम्मीद चमक उठी और उसने तेजी से सिर हिलाया। ठीक है, मेरे पीछे आओ। अब तक जहाज चारों ओर से लगातार हमलों का सामना कर रहा था। खिड़कियों से देखा जा सकता था कि पायरेट जहाज एमरल्ड स्टारशिप के चारों ओर खूनी सियारों की तरह घूम रहे थे।
फियोना तुरंत उठी और लियो को लेकर उस केंद्रीय स्थान की ओर दौड़ी जहां मर्चेंट गिल्ड की सुरक्षा सेना रक्षा की तैयारी कर रही थी। लॉर्ड लियो। लॉर्ड लियो आ गए। उनके आते ही गार्ड्स के बीच उम्मीद की लहर दौड़ गई। सभी को याद था कि पहले भी लियो ने अपनी ताकत से उन्हें स्पेस पायरेट्स से बचाया था। इस बार भी उन्हें विश्वास था वह जरूर चमत्कार करेगा। लियो ने हाथ उठाकर सबको शांत रहने का इशारा किया। सब लोग शांत रहो। यह बस एक छोटी समस्या है। हम इसे संभाल सकते हैं। वह आत्मविश्वास से खड़ा था और उसकी मुस्कान सबको भरोसा दे रही थी। फियोना ने राहत की लंबी सांस ली। जब लियो यहां है तो शायद हम बच जाएंगे। कमरे में हर कोई उसके अगले आदेश का इंतजार कर रहा था। लियो ने फियोना की ओर देखा। क्या सारी सुरक्षा सेना यहां है? हाँ, एमरल्ड मर्चेंट गिल्ड की पूरी ताकत यहां है। मास्टर लियो, कृपया आदेश दीजिए और इन पायरेट्स को पीछे हटाइए, फियोना ने कहा। बहुत अच्छा, लियो धीरे से बोला। उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान उभर आई। सच में? बिल्कुल सही। लियो ने अचानक अपना हाथ फियोना के कंधे पर रख दिया। फियोना का चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसकी आंखों में लियो की नजर की अजीब चमक देखकर हल्की उलझन भी हुई। लियो की नजर पूरे कमरे में घूमी। वह हर चेहरे को ध्यान से देख रहा था। थके हुए सैनिक, उम्मीद से भरे चेहरे और वह उत्साह जो सोच रहा था कि उन्हें जीत की ओर ले जाया जाएगा। अचानक इतनी तेज हरकत हुई कि किसी की नजर भी नहीं पकड़ पाई। लियो ने अपनी कमर से लंबी तलवार खींच ली और अगले ही पल उसने घूमकर एक विनाशकारी वार किया। स्टेलर शैटरिंग ड्रॉ, टोटल अन्नाइलेशन। तलवार की चमक ने कमरे की हवा को चीर दिया। उसके पीछे अजीब काली दरारें बनती चली गईं, जैसे अंतरिक्ष खुद फट रहा हो। गार्ड्स बस हैरानी से उसे देखते रह गए। उनके चेहरों पर सवाल और डर जम गए थे। उनके दिमाग समझ ही नहीं पाए उनका रक्षक अचानक कातिल कैसे बन गया। अचानक चीखें गूंज उठीं। कमरा तुरंत खून से भर गया। लियो परछाई की तरह इधर-उधर घूम रहा था। कुछ ही सेकंड में पूरा कमरा कटी हुई बाहों और खून से भर गया। लियो बीच में खड़ा था और उसने अपनी तलवार एक गार्ड की खोपड़ी से निकाल ली। एमरल्ड मर्चेंट गिल्ड का रक्षक अचानक एक निर्दयी हत्यारा बन गया था। फियोना का दिमाग इस दृश्य को देखकर टूट गया। वह मृत शरीरों के बीच खड़ी थी। उसके गाल पर खून की एक बूंद चिपकी हुई थी। आखिर उसका झटका टूटा और डर उसकी हड्डियों तक उतर गया। उसका शरीर कांपने लगा। क्यों? उसने कांपती आवाज में पूछा। तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों? लियो हंस पड़ा। उसने फियोना की गर्दन लोहे की पकड़ से पकड़ ली। क्योंकि तुम और तुम्हारा गिल्ड हमेशा से मेरे शिकार थे। उसने फियोना को हवा में उठा लिया। वह उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी। लियो उसके कान के पास झुककर बोला, वॉइड बैटलफील्ड की कहानी मैंने थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर बताई थी। असल में वहां बहुत रंग होते हैं, खासकर खून के अलग अलग रंग। अब मैं सोच रहा हूं, क्या तुम्हारा खून भी तुम्हारे चेहरे जितना सुंदर होगा? लियो ने एक अंधेरी, धीमी हंसी छोड़ी और अपनी खून से सनी तलवार को तेज धातु की क्लिक के साथ म्यान में डाल दिया। वह हांफती हुई फियोना के और करीब झुक गया और डर पैदा करने वाली धीमी आवाज में बोला, एक और जरूरी बात है जो मैंने हमारी लंबी यात्रा के दौरान बताना भूल गया था। ऐसा नहीं है कि मुझे उस इंटरस्टेलर मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में हिस्सा लेने की इच्छा नहीं थी। असली सच तो इससे भी ज्यादा शर्मनाक है, मुझे उसमें जाने की अनुमति ही नहीं है। मैं एक भगोड़ा हूं।
वॉइड बैटलफील्ड से भागने वाला कायर। उसी वजह से मुझसे मेरी पदवी, सम्मान और पहचान सब छीन लिए गए। अब मैं एक ऐसा आदमी हूं जिसका कोई घर नहीं, यहां तक कि सितारों का नागरिक भी नहीं माना जाता। फियोना की आंखें चौड़ी हो गईं। अचानक उसे सच्चाई समझ आ गई। उसके चेहरे से रंग उड़ गया और उसे एहसास हुआ कि उसने अपने करीब जिस इंसान को आने दिया था वह असल में एक राक्षस था। आधा दिन बाद विश्वासघात का तूफान शांत हो चुका था। कत्लेआम खत्म हो चुका था। एमरल्ड स्पेसशिप अब अंतरिक्ष में ऐसे तैर रही थी जैसे कोई मरी हुई भेड़। उसके विशाल ढांचे से हवा रिस रही थी और जहाज जगह जगह से फटा हुआ था। दर्जनों स्टारलाइट पायरेट जहाज उसे चारों तरफ से घेरकर लूट रहे थे। सैकड़ों लुटेरे बच गए लोगों का शिकार कर रहे थे और उनकी हंसी कॉम्स में गूंज रही थी। पास ही एक जलता हुआ तारा चमक रहा था, मानो इस अपराध का मौन गवाह हो। लियो पायरेट फ्लीट के बीच खड़ा था और देख रहा था कि उसके आदमी जहाज से खजाने और संसाधन निकाल रहे हैं। कुछ पायरेट्स हंसते हुए बोले, हमारे नेता की चाल कमाल थी। बस कुछ मीठे शब्द और थोड़ा भरोसा, और उनकी पूरी रक्षा अंदर से टूट गई। हमने उन्हें बिना मेहनत के खत्म कर दिया। हाँ हाँ हाँ, एक दाढ़ी वाला पायरेट जोर से हंसा। बॉस सच में महान है। बाकी सब चिल्लाने लगे, लियो लियो लियो। फियोना, जिसके हाथ लियो ने खुद बांध रखे थे, उसे खाली आंखों से देख रही थी। लियो, तो तुम सच में वही लियो हो, एसएसएस रैंक का स्पेस फ्यूजिटिव, 8 से ज्यादा स्टार रीजन्स में जिसकी तलाश है, आकाशगंगा का सबसे खतरनाक शिकारी। लियो मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें ठंडी ही रहीं। ओह, लगता है मेरी पहचान पहले से ही मशहूर है। आखिरकार सही परिचय मिल ही गया, मेरी प्यारी फियोना। फियोना की आंखों में गुस्सा चमका। तुम्हारी जीत ज्यादा देर नहीं चलेगी। एमरल्ड हमेशा इंटरस्टेलर लॉ नेटवर्क से जुड़ा रहता है। जैसे ही तुमने हमला शुरू किया, डिस्ट्रेस सिग्नल भेज दिया गया। स्टार पुलिस जल्द ही यहां पहुंच जाएगी। अच्छा। लियो ने अपनी रिस्ट यूनिट पर समय देखा और नकली हैरानी से बोला, अरे धन्यवाद मुझे याद दिलाने के लिए, फियोना। तो फिर हमें जल्दी निकलना चाहिए। सब लोग चलने की तैयारी करो। लियो ने आदेश दिया, सुनो सब, 60 सेकंड में यहां से निकलना है। हर जहाज जंप के लिए तैयार होना चाहिए। जी बॉस। पायरेट्स तुरंत अपने काम में लग गए। लियो हंसा और फियोना के बाल पकड़कर उसका सिर पीछे खींच लिया। प्रिय फियोना, आज तुमने बहुत मदद की है। सच में बहुत। उसकी चीख सुनकर पायरेट्स और भी हंसने लगे। लियो ने क्रूर मुस्कान के साथ कहा, मुझे खाना बर्बाद करना बिल्कुल पसंद नहीं। मेरी थाली का हर दाना खत्म होता है और मैं यह नियम हर चीज पर लागू करता हूं। आज रात मेरे सारे आदमी बारी बारी से तुम्हारी सेवा करेंगे। कैसा लगा यह इंतजाम, कैप्टन? फियोना का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि उसकी मूर्खता ने पूरे एमरल्ड मर्चेंट गिल्ड को राक्षसों के हाथों में सौंप दिया। वह बंधनों में तड़पने लगी। तुम हरामी हो। तुम ऐसा करने की हिम्मत नहीं करोगे। लियो जोर से हंसा। सुना तुम लोगों ने? यह पूछ रही है कि मुझ में हिम्मत है या नहीं। पायरेट्स हंस पड़े। बॉस, आपके आदेश पर हम कुछ भी कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। अचानक एक पायरेट चिल्लाया, रुको, उस तारे को देखो। यह क्या हो रहा है? सबकी नजर उस विशाल तारे पर गई और फिर उनकी आंखें डर से सिकुड़ गईं। सूरज की सतह से हजारों 3 पैरों वाले सुनहरे कौए बाहर निकल रहे थे,
जिनके पीछे आग की लपटें थीं। तारे के भीतर से एक चमकदार सफेद रोशनी तेजी से फैलने लगी और पलक झपकते ही उनकी ओर बढ़ने लगी। फिर अचानक उस आग के समुद्र से एक चमकदार सुनहरा पैर बाहर निकला। धीरे धीरे उस आग के बीच लू शेंग का दिव्य रूप दिखाई देने लगा। उसका शरीर मानो पिघले सोने से बना था। पायरेट्स उसे देखकर बिल्कुल स्तब्ध रह गए। लू शेंग की आंखें अचानक चमक उठीं। लियो ने उसकी नजर महसूस की और उसका दिल कांप गया। उसकी पीठ में ठंडक दौड़ गई। लियो के होंठ कांपे। यह क्या? चारों तरफ आग का समंदर फैल गया। लियो को समझ ही नहीं आया कि वह क्या देख रहा है। लियो डर से कांपने लगा। वह चीज। उसके आदमी घबरा गए। बॉस, क्या हो रहा है? जैसे जैसे लू शेंग की आकृति साफ होती गई, गर्मी बढ़ती गई। लियो चिल्लाया, उसे मारो, अभी हमला करो, सब हथियार चलाओ। पायरेट्स तुरंत अपने जहाजों के हथियार तैयार करने लगे और अगले ही पल ऊर्जा की किरणें लू शेंग की ओर दाग दी गईं। लेकिन लू शेंग के लिए सब कुछ बहुत धीमा था। उसने बस हाथ उठाया। आकाश में विशाल सुनहरे हाथ प्रकट हो गए। उन हाथों के गुजरते ही अंतरिक्ष खुद फटने लगा। उनके रास्ते में आए पायरेट जहाज खिलौनों की तरह टूट गए। 7-8 जहाज तुरंत नष्ट हो गए। जहाज टुकड़ों में टूट गए और पायलट्स अंतरिक्ष में फेंक दिए गए। कॉम्स में चीखें गूंजने लगीं, सब लोग भागो, सब लोग बिखर जाओ। लियो चीख रहा था। अब वही स्पेस वल्चर शेर से भाग रहा था। लेकिन कॉम्स में बस मरते हुए लोगों की आवाजें आ रही थीं। लियो कांप रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सब कुछ इतनी जल्दी कैसे बदल गया। अचानक उसकी नजर एक तेज रोशनी पर गई। उस रोशनी के बीच धीरे धीरे एक आकृति बनने लगी। वह एक बेहद सुंदर युवक था, मानो देवता जैसा। लू शेंग ने हाथ उठाया और ऊर्जा उसके चारों ओर फैल गई। वह वहां खड़ा था, मानो सितारों का राजा। उसकी आंखें बेहद ठंडी थीं। उसकी नजर पड़ते ही सबके दिल कांप गए। अचानक वह गायब हुआ और अगले ही पल लियो के सामने आ गया। उसकी मौजूदगी ही सबको जकड़ देने के लिए काफी थी। लियो कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? फिर उसने उसकी ऊर्जा महसूस की। यह असंभव है। तुम सिर्फ लेवल 10 हो। लियो का चेहरा गुस्से से भर गया। घमंडी कमीने, तुम अभी मरोगे। वह हमला करने के लिए झपटा। लेकिन लू शेंग शांत खड़ा रहा। उसके हाथ से तेज रोशनी निकली। उसके बाल सुनहरे हो गए। उसके माथे पर सूर्य का चिन्ह उभर आया। उसकी शक्ति अचानक विस्फोट की तरह बढ़ गई। और फिर उसकी आवाज गूंजी, सुप्रीम मार्शल दाओ, गोल्डन क्रो मिस्ट्रीज। लू शेंग ने हमला किया। एक विशाल अग्नि भट्ठी जैसा दृश्य बना। उसके अंदर एक 3 पैरों वाला दिव्य पक्षी दिखाई दिया। लियो चीख उठा, नहीं, यह असंभव है। मरने से पहले उसके मन में आखिरी सवाल आया, क्या यह सच में लेवल 10 की शक्ति है? और अगले ही पल उसकी आवाज रोशनी में गायब हो गई। लियो हमेशा के लिए मिट गया। बाकी बचे स्पेस पायरेट्स ने जब अपने सामने का वो डरावना नजारा देखा तो उनकी सारी समझबूझ जैसे खत्म हो गई। वे खाली आंखों से शून्य में घूरते खड़े थे, बिल्कुल खोखले पुतलों की तरह। उनकी आवाजें दुख और खौफ से कांप रही थीं जब वे चिल्लाए, बॉस। बॉस गायब हो गया। वो चला गया। ये कैसे हो सकता है? बॉस तो लेवल 11 का पीक पावर हाउस था। ये सच उन पर ऐसे गिरा जैसे कोई सुनामी आ गई हो।
स्पेस वल्चर्स का बदनाम लीडर लियो, जिसने अनगिनत इंटरडायमेंशनल युद्ध झेले थे, उस युवक के एक मुक्के के सामने एक बाल भी नहीं छोड़ पाया। उनके दिल की गहराइयों से ऐसा डर उठा जो रीढ़ में बिजली की तरह दौड़ गया। ये खौफ सच में बयां से बाहर था। वहां मौजूद हर इंसान को ऐसा लगा जैसे उस पर हाई वोल्टेज बिजली गिर गई हो। सबके दिमाग सुन्न हो गए थे। उस काली, खामोश तारों भरी रात के बीच लू शेंग ने धीरे धीरे अपना मुक्का वापस खींच लिया, और उसके शांत, स्थिर हाव भाव के साथ मानो समय भी ठहर गया। लू शेंग के माथे पर चमक रहा सूरज जैसा प्रतीक, जो किसी रहस्यमय तीसरी आंख की तरह धड़क रहा था, धीरे धीरे उसकी त्वचा में समाने लगा। उसके शरीर पर उभरे सुनहरे पैटर्न गायब होने लगे, और उसकी देह से निकल रही तेज रोशनी भी मंद पड़ गई। उसके बाल फिर से गहरे काले हो गए, और उसकी मौजूदगी इतनी शांत हो गई कि वह बस एक साधारण लेकिन बेहद हैंडसम युवक जैसा दिखने लगा। लेकिन उसकी आंखों की गहराई में अब भी रत्न जैसी चमक मौजूद थी। उसी पल लू शेंग ने बचे हुए लोगों की ओर दृढ़ नजर डाली, और उनके दिलों में फिर से दहशत की लहर दौड़ गई। फिर अचानक लू शेंग ने उंगलियां चटका दीं। इस छोटे से इशारे ने स्पेस पायरेट्स के दिलों में नई दहशत भर दी। उनका दिमाग डर से टूटने लगा, दिल जोर जोर से धड़कने लगा, और उन्हें ऐसा लगा जैसे अगले ही पल उनकी मौत तय है। ऐसा लग रहा था जैसे अभी उनका सिर जमीन पर गिर जाएगा। वे घबराकर जहाज के कंट्रोल्स की ओर भागे ताकि भाग सकें, लेकिन लू शेंग ने बस अपने हाथ सिर के ऊपर उठाए और हवा में जोर से नीचे की ओर काट दिया। तुरंत एक जोरदार धमाका हुआ और जहाज हिल उठा। लू शेंग के शरीर के बीच से पारदर्शी काली रोशनी की एक धार निकली और ब्रिज के आर पार कटती चली गई। स्पेस पायरेट्स के चेहरे चीखते हुए ही जम गए। उनकी आंखें धुंधली पड़ गईं और तुरंत ही बेजान धूसर रंग की हो गईं, और वे अपने कंट्रोल पैनलों पर ढहकर गिर पड़े। ऐसा लगा जैसे उस काली रोशनी की एक ही लहर ने उनकी सारी जीवन शक्ति को साफ साफ काट दिया हो। लू शेंग ने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं। कुछ पल पहले जहां निर्दयी लुटेरों का दल था, वहां अब सिर्फ लाशों का खामोश कब्रिस्तान रह गया था। पास ही खड़ी फियोना पूरी तरह स्तब्ध थी। उसके दिमाग को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने अभी कितनी भयानक ताकत देख ली है। वह इतनी हैरान थी कि उसकी इंद्रियां जैसे सुन्न हो गई थीं। ये आखिर है क्या? उसने हकलाते हुए कहा। लू शेंग ने शांत चेहरे से उसकी ओर देखा। तुम और तुम्हारे साथी ठीक हो? उसने पूछा। फिर बोला, तुम्हें तुरंत स्पेस अथॉरिटीज से संपर्क करके इस घटना की रिपोर्ट करनी चाहिए। यहाँ का सारा काम मैं संभाल चुका हूँ, उसने अंत में कहा। फियोना उसे बड़ी उत्सुकता से देखने लगी, उसकी आवाज फुसफुसाहट से भी धीमी थी। क्या आप सच में उन प्राचीन कथाओं वाले लेजेंडरी इमोर्टल्स में से एक हैं? अचानक श्रद्धा और विस्मय से भरकर फियोना तुरंत जमीन पर झुक गई और गहरा प्रणाम किया। महान व्यक्ति, मैं आपको अपनी गहरी श्रद्धा और आभार अर्पित करती हूँ, उसने कांपती आवाज में कहा। उसे ऐसा लगा जैसे सचमुच उस पर बिजली गिर गई हो। फियोना का नाजुक शरीर जोर से कांपने लगा और उसकी नजरें खाली हो गईं। वह बड़बड़ाने लगी, यही तो है असली भयानक शक्ति, एक इमोर्टल ग्रेड ब्लड लाइन की। इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। जब वह लू शेंग से बात कर रही थी, तो आसपास का भारी माहौल अचानक बदल गया और हल्की बसंती हवा जैसा शांत हो गया। लू शेंग ने अपने हाथों की ओर सोचते हुए देखा। उसका ध्यान अपने अंदर की ओर मुड़ गया। उसने मन ही मन सोचा, आखिर अब मेरे पास असल में कितनी ताकत है? इस वक्त खुद लू शेंग भी अपनी असली क्षमता को पूरी तरह नहीं समझ पा रहा था।
सच कहें तो शायद पूरे ब्रह्मांड में कोई भी उसकी ताकत की गहराई को सही से माप नहीं सकता था, समझना तो दूर की बात है। कुछ समय बाद लू शेंग एक खूबसूरत सिल्वर ग्रे स्टारशिप के अंदर था, जो शून्य में एक शांत शिकारी की तरह तैर रही थी। जहाज का अंदरूनी हिस्सा हाईटेक तकनीक का कमाल था, जो ब्रह्मांड की ठंडी खूबसूरती को दर्शा रहा था। कैबिन के अंदर लू शेंग लंबी दूरी के कम्युनिकेशन सिस्टम को चालू करने की तैयारी कर रहा था। उसने हल्की सांस ली और खुद से बड़बड़ाया, हर बार जब मैं एटर्नल जेनिथ बॉडी एक्टिव करता हूँ, मेरे कपड़े चित्रों में बदल जाते हैं। अच्छा है कि मैं मानसिक ऊर्जा से अस्थायी कपड़े बना सकता हूँ, नहीं तो सच में सड़क पर घूमता हुआ एक सहिबिशनिस्ट बन जाता। लू शेंग को ये सोचकर खुद ही हंसी आ गई। हर बार जब उसकी साधना में ब्रेक थ्रू होता, उसके कपड़े गायब हो जाते और लोग उसे कोई पागल परवर्ट समझ लेते। उसकी आंखों में हल्की मुस्कान और झुंझलाहट दोनों झलक रही थीं। असल में वह स्वभाव से हिंसक इंसान नहीं था, लेकिन जब उसकी अमर कोशिकाएं दिव्य अग्नि जलाती तो निकलने वाली शक्ति बेहद अस्थिर होती थी। उस समय उसका शरीर इतना गर्म हो जाता कि लेवल 10 कॉम्बैट सूट भी राख बन जाता। इसलिए लड़ाई के दौरान उसे अपने दिमाग का थोड़ा हिस्सा सिर्फ इस बात पर लगाना पड़ता था कि कम से कम अपने निचले शरीर को ढक सके। युवक ने तुरंत अपनी प्रिय पत्नी को सुरक्षित कम्युनिकेशन चैनल से कॉल किया। हेलो मेरी जान, आखिरकार मैं अपनी साधना से बाहर आ गया, उसने गर्मजोशी से कहा। स्क्रीन पर डॉम किंग्स का चेहरा दिखाई दिया, उसकी आंखों में राहत थी। सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ, उसने पूछा। जल्द ही लू शेंग के माता पिता और उसकी छोटी बहन लू किंग भी कॉल में जुड़ गए और उसे देखकर उनके चेहरे खुशी से चमक उठे। लू शेंग ने सिरियस स्टार रीजन द्वारा आयोजित बड़े इवेंट इंटरस्टेलर लूटियान टैलेंट मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट का रणनीतिक इस्तेमाल किया था। वह पहले ही अपने माता पिता, अपनी पत्नी और जिन मार्शल सेंट्स को वह सहयोगी मानता था, सबको इस उन्नत सेक्टर में स्थानांतरित कर चुका था। यह एक सोच समझकर उठाया गया कदम था, ताकि उसके माता पिता ब्लू स्टार से भविष्य में होने वाले प्रस्थान के लिए तैयार हो सकें और विशाल गैलेक्सी में सुरक्षित रह सकें। हमारा अगला गंतव्य सिरियस स्टार रीजन का केंद्र है, लू शेंग ने स्टार मैप देखते हुए सोचा, जबकि जहाज धीरे धीरे गूंज रहा था। मुख्य तारे पर मेरे लिए एक बहुत बड़ा मौका और उतनी ही बड़ी चुनौती इंतजार कर रही है। उधर सिरियस स्टार रीजन के मुख्य सैटेलाइट पोर्ट पर लू परिवार में जबरदस्त बदलाव आ चुका था। स्थानीय कुलीन परिवारों द्वारा दिए गए संसाधनों की बदौलत लू शेंग के परिवार के सभी लोग अब लेवल 6 मार्शल आर्टिस्ट के बराबर ताकत हासिल कर चुके थे। इसका असर साफ दिख रहा था, उसके माता पिता अपनी असली उम्र से कई दशक छोटे लग रहे थे। लूहे के चेहरे पर गहरा आश्चर्य था, क्योंकि इस उन्नत सभ्यता के अनोखे दृश्य और सुगंध उसकी इंद्रियों पर छा रहे थे। ये तो कल्पना से भी परे एक उन्नत दुनिया है, उसने कहा। उसके पास खड़ी झेंग यूफेन सचमुच 10 साल जवान लग रही थी। भले ही वह कभी समर्पित साधक नहीं रही थी, लेकिन अब उसकी शारीरिक ताकत एक पेशेवर मार्शल आर्टिस्ट जैसी हो गई थी। अगर वे ब्लू स्टार पर मार्शल आर्ट्स के उभार से पहले होते तो उन्हें पौराणिक सुपरह्यूमन कहा जाता। झेंग यूफेन ने अपने नए शानदार कपड़ों को ठीक करते हुए कहा, पता नहीं ये कपड़ा किस चीज का बना है। कितना मुलायम और आरामदायक है। वहीं जोशीली लू किंग इस भविष्य जैसी दुनिया को देखकर पूरी तरह मोहित थी। लू किंग ने हल्के गुलाबी रंग का कॉम्बैट सूट पहना हुआ था और अपने कम्युनिकेशन डिवाइस से लगातार तस्वीरें ले रही थी। वह खुशी से चीख भी पड़ती थी। वाह, असली कॉस्मिक सिविलाइजेशन! मैं सच में अपनी आंखों से देख रही हूं, उसने चहकते हुए कहा। लू फैमिली आर्मी चेक इन कर रही है। वह तेजी से स्क्रीन पर टाइप कर रही थी,
तस्वीरें अपलोड कर रही थी और अपने हैरान दोस्तों के सवालों के जवाब दे रही थी। लाइव स्ट्रीम कहाँ है किंग, कुछ लोग पूछ रहे थे। पास ही डॉम किंग्स खड़ी थी। हाल ही में ग्रैंड मास्टर बनने और जीन ऑप्टिमाइजेशन के बाद वह 20-22 साल की जीवंत युवती जैसी दिख रही थी। वह सब हलचल को देखती हुई हल्का मुस्कुराई और धीरे से बोली, तो यही वो दुनिया है जहां लू शेंग हमें लेकर आया है। इस समूह में लिन वॉन, टैन झोंगयू, लैन चेन और हैरोल्ड भी थे। खासकर हैरोल्ड तो ब्लू स्टार पर लू शेंग के उभार के बाद काफी मशहूर हो गया था। वह अक्सर गर्व से बताता कि कभी वह लू शेंग का हंटिंग डॉग रहा है। वह 3 हिस्से घमंड और 4 हिस्से गर्व के साथ खड़ा था। उस समय जब मैं महान व्यक्ति के साथ चलता था, उसने पोज बनाते हुए कहा। लिन वॉन बस आह भरकर बोली, ये सब बहुत ज्यादा है। आखिरकार सब लोग जहाज से उतरकर स्टेशन के फर्श पर आ गए। डॉक पर पहले से ही एक प्रतिनिधिमंडल उनका इंतजार कर रहा था, जिसकी अगुवाई स्टार रीजन के 8वें प्रशासन के एक उच्चस्तरीय राजनयिक कर रहे थे। जैसे ही ब्लू स्टार का समूह पास आया, राजनयिक आगे बढ़े और सम्मान के साथ बोले, सेक्टर 8 में हमारे विशिष्ट अतिथियों का स्वागत है। सिरियस स्टार रीजन फेडरेशन की ओर से हम आप सभी को हार्दिक और सच्चा स्वागत देते हैं। उनके उच्चस्तरीय कपड़ों में लगे अनुवाद मॉड्यूल की वजह से ब्लू स्टार का समूह उनकी बात पूरी तरह समझ पा रहा था। लू किंग ने आश्चर्य से आंखें झपकाईं। अरे, इन कपड़ों में रियल टाइम ट्रांसलेशन भी है। हम किसी से भी आसानी से बात कर सकते हैं। लू है ने थोड़ा घबराते हुए कहा, मुझे तो लग रहा है जैसे हमारे साथ किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष जैसा व्यवहार हो रहा है। थोड़ा डरावना भी है। जेंग यूफेन ने सिर हिलाया। ये सब हमारे शेंगलेर की वजह से है। हे, ये देखो, लू किंग ने फुसफुसाते हुए अपना कैमरा राजनयिक की ओर कर दिया। दोस्तों देखो, ये नीली त्वचा वाला एलियन वही सरकारी दूत है जो हमें रिसीव करने आया है। राजनयिक ने कैमरा देखकर शिष्टता से सिर हिलाया और अनदेखे दर्शकों की ओर हाथ हिलाया। अचानक ऊपर से एक कान फाड़ देने वाली गर्जना गूंजी, जिससे पूरे डॉकिंग बे की नींद हिल गई। गर्र गर्र गर्र। एक बेहद विशाल स्टारशिप नीचे उतरने लगी और जोरदार धमाके के साथ स्पेस डॉक पर उतरी, जिससे पूरे टर्मिनल में तेज हवा के झोंके फैल गए। लू किंग उत्साह में उछलने लगी। वाह, उस जहाज का साइज देखो, ये तो बिल्कुल विशाल है। जरा देखो, मैं जितना हो सके उतना पास जाऊंगी ताकि तुम सबको इसका क्लियर व्यू दिखा सकूं, उसने शोर के बीच चिल्लाते हुए कहा, कैमरा ऊपर उठाए हुए। नए आए उस विशाल जहाज के ढांचे पर एक डरावना प्रतीक उकेरा हुआ था, काले भेड़िए का गुर्राता हुआ सिर। राजनयिक की नजर उस निशान पर टिक गई और उसने तुरंत उसे पहचान लिया। अचानक उसके चेहरे का रंग उड़ गया और उसकी शांत मुद्रा टूटकर घबराहट में बदल गई। उसने धीमे से कहा, ये तो बुरा हो गया, क्योंकि उसे तुरंत समझ आ गया कि उस भेड़िए के निशान का मतलब क्या है। राजनयिक का चेहरा पल भर में बिल्कुल सफेद पड़ गया। धत्त, ये तो यिंशी स्टार रीजन के कुख्यात ब्लड वुल्फ क्लैन का ड्रेडनॉट है, वह कांपती आवाज में बोला। जहाज की डरावनी आकृति पहचानते ही उसके सिर पर मौजूद क्रिस्टल सा सींग तेजी से कंपन करने लगा और ठंडे पसीने की धार बहने लगी। आधिकारिक कार्यक्रम के मुताबिक उन्हें दोपहर के बाद आना था। उनका शेड्यूल अचानक इतना जल्दी कैसे हो गया? अब ये सिर्फ टाइमिंग की समस्या नहीं थी, यह तो एक बड़ा राजनयिक संकट बनने वाला था। यिंशी स्टार रीजन का ब्लड वुल्फ क्लैन कोई साधारण परिवार नहीं था। वे स्टार मेयर्स घराने की एक प्राचीन वंशावली थे,
जिनकी ताकत पूरे ब्रह्मांड में मशहूर थी। अपने क्षेत्र में वे एक विशाल शक्ति थे, जिनका प्रभाव और सैन्य बल कई स्थापित स्टार अर्ल परिवारों के बराबर था। इसलिए इस प्रतिष्ठित इंटरगैलेक्टिक मार्शल आर्ट्स टैलेंट टूर्नामेंट की निमंत्रण सूची में उन्हें उच्च प्राथमिकता दी गई थी। राजनयिक का दिल जोर से धड़क रहा था, क्योंकि उनकी आगमन व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी उसी की थी। लेकिन वह अभी ब्लू स्टार के प्रतिनिधिमंडल का स्वागत भी पूरा नहीं कर पाया था। अब दोनों समूह एक ही डॉक पर उतर रहे थे, जहां दो बिल्कुल अलग दुनिया टकराने वाली थीं। अब वह दो जिम्मेदारियों के बीच फंस गया था और कुछ समझ नहीं पा रहा था। उधर लू किंग को इस तनाव का जरा भी अंदाजा नहीं था। वह ऊपर देखते हुए बोली, वाह, ये स्पेसशिप तो कमाल का है। मैंने इतना शानदार और डरावना जहाज कभी नहीं देखा। वह अपने कम्युनिकेटर से उस एलियन जहाज की हर चीज रिकॉर्ड कर रही थी। कभी वह लैंडिंग गियर के मैकेनिज्म पर जूम करती, तो कभी फ्रंट कैमरा से उत्साहित सेल्फी लेती। दोस्तों देखो, ये तो इतना बड़ा है कि हमारे ब्लू स्टार के कई स्टेडियम मिलाकर भी शायद इतना बड़ा न हो, वह अपने डिजिटल दर्शकों से बोल रही थी। पूरी ब्लू स्टार टीम उस जहाज को देखती रह गई, जिस पर खून जैसे रंग का हुआलता हुआ भेड़िया बना था। वे उसकी इंजीनियरिंग देखकर हैरान थे और जिज्ञासा के कारण खतरे का एहसास भी कुछ देर के लिए भूल गए। तभी हल्की सी हिस की आवाज आई और जहाज का मुख्य दरवाजा खुल गया। एक भारी धातु का रैंप नीचे उतर आया। जहाज के अंदर से योद्धाओं की एक कतार बाहर निकलने लगी। वे बेहद मजबूत और विशाल कद के थे, हर एक 3 मीटर से भी लंबा, और शरीर लोहे जैसी मांसपेशियों से भरा हुआ। सुनहरे युद्ध वस्त्र पहने हुए वे लंबे घातक भाले पकड़े हुए थे। हर एक से ठंडी शिकारी जैसी आभा निकल रही थी। ये सच में तारों के असली एलीट योद्धा थे। वाह, ये तो बहुत खतरनाक दिखते हैं। लेकिन डरावने तरीके से बेहद हैंडसम भी, लू किंग ने धीरे से कहा। उसके दिल में डर और उत्साह दोनों थे, और वह तेजी से अपने डिवाइस से उनका वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। सिर्फ वही नहीं, पूरी टीम इस अनोखे दृश्य को सांस रोके देख रही थी। आगे चल रहे योद्धाओं के पीछे कुछ महत्वपूर्ण लोग भी उतरे, जिनके चारों ओर ये विशाल गार्ड थे। वे थोड़े छोटे थे, लेकिन फिर भी 2 मीटर से ज्यादा लंबे। उनकी मौजूदगी में एक जंगली लेकिन शाही आभा थी। उनके चेहरे और हाथों पर जानवरों जैसी अयालसी फर थी, और उनकी गहरे सुनहरे रंग की आंखों में शिकारी जैसी बुद्धि चमक रही थी। ब्लड वुल्फ क्लैन की मौजूदगी इतनी दबाव भरी थी कि ब्लू स्टार के कई लोग खुद को रोक नहीं पाए और चुपचाप तस्वीरें लेने लगे। दुर्भाग्य से उनके ये हरकतें और स्क्रीन की चमक तुरंत जहाज से उतर रहे लोगों का ध्यान खींच लाई। ब्लड वुल्व्स जब अनुशासन में रैंप से नीचे उतर रहे थे, उन्होंने तुरंत उस अनधिकृत रिकॉर्डिंग को नोटिस कर लिया। उनकी सुनहरी आंखों में खतरनाक चमक आई, और उनमें से कुछ ने धीमी गहरी गुर्राहट निकाली, ऐसी अजीब आवाज जो आसपास खड़े लोगों की हड्डियों तक को कंपा दे। माहौल के बदलने से अनजान लू किंग अपना प्रसारण जारी रखे हुए थी। वह कैमरा इधर-उधर घुमा रही थी। कितने शानदार, कितने प्रभावशाली! मुझे इसका हर सेकंड रिकॉर्ड करना ही होगा, वह बुदबुदाई। ब्लू स्टार की किसी भी बड़ी फिल्म में ऐसा दृश्य नहीं मिलेगा। ये असली है, तारों का असली रहस्य। उसे पूरा भरोसा था कि बाद में ये वीडियो पोस्ट करते ही पूरी दुनिया में सनसनी मच जाएगी। अचानक सुनहरे कवच वाले एक प्रमुख योद्धा ने जोरदार गर्जना की, जो बिजली की गड़गड़ाहट जैसी गूंजी। अरे, तुम वहां उस डिवाइस से क्या कर रही हो? उसकी आवाज में भयानक प्राचीन अधिकार था। राजनयिक तो लगभग गिर ही पड़ा। उसका सबसे बड़ा डर सच हो गया था। ये बहुत बुरा हो गया। ये तो तबाही है, उसने सोचा।
उस लड़की की मासूम हरकत ने एक सांस्कृतिक बारूद के ढेर को जला दिया है। हम बड़ी मुसीबत में हैं। वह तुरंत अपने अधीनस्थों पर चिल्लाया। उसकी आवाज घबराहट से भरी थी। जल्दी मेरे साथ अभी वहां चलो। इससे पहले कि मामला बड़ा राजनयिक संकट बन जाए, हमें तुरंत बीच में पड़ना होगा। कुछ पल पहले तक जो उत्साह लू किंग के चेहरे पर था, वह धीरे धीरे गायब होने लगा। उसकी मुस्कान उलझन में बदल गई। कैमरे के लेंस से देखते हुए उसने एक डरावना दृश्य देखा। 3 मीटर से ज्यादा लंबे करीब दर्जन भर ब्लड वुल्फ योद्धा एक साथ मुड़कर उसी की ओर घूर रहे थे। अगले ही पल एक भयानक आऊ की आवाज गूंजी। रैंप के दोनों ओर खड़े ब्लड वुल्फ गार्डों ने सिर ऊपर उठाया और एक साथ भेड़ियों जैसी लंबी हुआ की। उस आवाज ने वहां मौजूद हर इंसान की रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। लू किंग के सामने सैकड़ों सुनहरी भेड़िया आंखें उसे घूर रही थीं और हर एक की ताकत उससे हजारों गुना ज्यादा थी। डर से लू किंग के पूरे शरीर के रोए खड़े हो गए। उसके हाथ में पकड़ा कम्युनिकेटर इतनी जोर से कांप रहा था कि लगभग गिरकर टूट जाता। ये क्या कर रहे हैं? ये कैसी आवाज है? उसने धीमी आवाज में कहा। अगले ही पल हालात और खराब हो गए। ब्लड वुल्फ योद्धा, जिनसे खतरनाक और शत्रुतापूर्ण आभा निकल रही थी, धीरे धीरे अपनी पूरी फॉर्मेशन को ब्लू स्टार समूह की ओर मोड़ने लगे। लू किंग का खूबसूरत चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया और उसने आखिरकार अपना डिवाइस नीचे कर लिया। उसके अंदर की चेतावनी चिल्ला रही थी कि वह अनजाने में बहुत बड़े जाल में फंस चुकी है। ये सब हमें ऐसे क्यों घेर रहे हैं जैसे हम उनका शिकार हों? उसने घबराकर सोचा। मुख्य ब्लड वुल्फ योद्धा ने अपनी तेज नजरें सीधे लू किंग पर टिका दी। उसकी आवाज धीमी लेकिन बेहद खतरनाक गूंज की तरह निकली। तुम्हें अपनी बदतमीजी और हरकतों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, उसने गरजकर कहा। एक एक करके योद्धा ब्लू स्टार समूह को चारों तरफ से घेरने लगे। उनके भाले नीचे झुके हुए थे। स्पष्ट था कि हमला होने वाला है। अगले ही पल उनमें से एक आगे बढ़ा और सीधे लू किंग पर भौंकते हुए चिल्लाया। अपने अपमान के भयानक परिणामों का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। जब राजनयिक ने देखा कि वह विशाल योद्धा डरी हुई लू किंग पर हमला करने ही वाला है, तो उसके अंदर घबराहट की लहर दौड़ गई। उसने दोनों हाथ ऊपर उठाकर पागलों की तरह इशारा किया कि वे रुक जाएं। रुको, कृपया, मैं आपसे विनती करता हूं, रुक जाइए। कृपया बस एक पल रुकिए, वह चिल्लाया और दौड़कर योद्धाओं और लू किंग के बीच खड़ा हो गया। फिर वह जोर से यूनिवर्सल भाषा में समझाने लगा, उम्मीद करते हुए कि सामने के गणमान्य लोग उसकी बात सुने। रुको, ये एक आदिम दुनिया से आई यात्री है। इसे आपके पवित्र नियमों के बारे में कुछ नहीं पता। इसका कोई अपमान करने का इरादा नहीं था। कृपया समझिए, अज्ञानता गलती है, लेकिन दया एक गुण है। मैं आपसे विनम्रता से निवेदन करता हूं कि उसकी भोली हरकत को माफ कर दें, उसने झुककर कहा। इस समय लू है और झेंग यूफेन बेहद चिंतित हो चुके थे। उनका दिल डूब गया जब उन्हें एहसास हुआ कि इन दैत्यों का निशाना उनकी बेटी है। ये क्या हो रहा है? किंग से कोई गलती हो गई क्या? वे एक दूसरे का हाथ पकड़कर फुसफुसाए। मुख्य ब्लड वुल्फ योद्धा ने राजनयिक को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और भीड़ की ओर मुड़कर जोर से बोला। उसकी आवाज गूंज रही थी। सभी लोग सुन लें। महान और प्राचीन ब्लड वुल्फ क्लैन सख्ती से मना करता है कि कोई बाहरी व्यक्ति हमारी तस्वीर या रिकॉर्डिंग बनाए। हमारे लिए यह कोई छोटी परेशानी नहीं है। यह खुली निंदा है और हमारे योद्धा सम्मान का गहरा अपमान है। ऐसे अपमान के लिए तुम्हें औपचारिक और कठोर सजा स्वीकार करनी होगी। एक ब्लड वुल्फ योद्धा ने भयानक गुर्राहट की
उसकी सुनहरी आंखें गुस्से से जल रही थीं। जेंग यूफेन ने तुरंत अपनी बेटी को कसकर गले लगा लिया और अपने शरीर से उसे ढक लिया, जबकि पास खड़े लू है सदमे से लगभग जड़ हो गए थे। क्या यहाँ एक साधारण फोटो लेना भी इतना बड़ा अपराध है? वह हकलाया। कम्बरलैंड झुककर लू है के कान में धीरे से बोला, उसकी आवाज गंभीर थी। तुम्हें समझना होगा, लू है, अलग अलग स्टार रीजन और प्राचीन कुलों के स्टार नोबल्स के अपने खास जुनून और वर्जनाएं होती हैं, जो अक्सर बेहद कठोर होती हैं। यही कारण है कि राजनयिक इतने तनाव में रहते हैं। ब्लू स्टार पर जो चीजें हमें सामान्य लगती हैं, वही दूसरी जातियों के लिए घातक अपमान बन जाती हैं। यिंशी स्टार रीजन के ब्लड वुल्फ क्लैन के लिए सबसे बड़ा निषेध है उनकी फोटो लेना। वे मानते हैं कि उनकी छवि कैद करना उनके योद्धा सम्मान का एक हिस्सा चुरा लेना है। इसी पुराने निषेध के कारण ब्लड वुल्फ क्लैन ने कई मीडिया संस्थानों और यहां तक कि पूरे गैलेक्टिक संगठनों से खूनी संघर्ष किए हैं। वे इस पर कभी समझौता नहीं करते, पहले भी ऐसे मामलों में नरसंहार तक कर चुके हैं। कम्बरलैंड की बात सुनकर लू किंग के सिर में सिहरन दौड़ गई। माँ, अब हम क्या करेंगे? हमारे साथ क्या होगा? उसने कांपती आवाज में कहा। जेंग यूफेन ने खुद को शांत दिखाने की कोशिश की और उसे दिलासा दिया। डरो मत बेटा, राजनयिक हमारी मदद करने की पूरी कोशिश कर रहा है। हम इससे निकल जाएंगे। आज सुबह ही विदेश मंत्री ने राजनयिक को खास तौर पर इस सांस्कृतिक आदत के बारे में सावधान रहने को कहा था। लेकिन अपनी व्यस्तता और जहाजों के जल्दी आने की अफरातफरी में उसने एक बड़ी गलती कर दी। जिस चीज से वह सबसे ज्यादा डर रहा था, वही अब उसकी आंखों के सामने हो रही थी। वह लगातार समझाता और विनती करता रहा, लेकिन उसकी बातों का असर असर नहीं हुआ। इन प्राचीन योद्धाओं के लिए वह बस एक छोटा अधिकारी था जिसकी हैसियत इतनी नहीं थी कि वे उसकी बात सुने। हम गए, सच में गए, राजनयिक बुदबुदाया। उसका हौसला टूट चुका था। अब योद्धा खुलेआम बात कर रहे थे कि इस अपमान को मिटाने के लिए मानव सिर और ताज़ा खून चाहिए। लूहे का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया और आमतौर पर शांत रहने वाली डॉम किंग्स के माथे पर भी ठंडा पसीना आने लगा। लूहे लगभग रो ही पड़ा, उसके हाथ कांप रहे थे। अब हम क्या करें? हम तो बस साधारण पर्यटक हैं। हमें यहाँ के गूढ़ नियमों के बारे में कैसे पता होता? जेंग यूफेन ने राजनयिक की ओर मुड़कर भावुक आवाज में कहा, कृपया आपके पास जो भी प्रभाव हो, उनसे दया की विनती कीजिए। डॉन किंग्स ने चारों ओर तने हुए भालों को देखा और उसके माथे पर चिंता की लकीरें पड़ गईं। क्या सच में इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं? क्या एक गलतफहमी के कारण सब कुछ हिंसा में बदल जाएगा? उसने सोचा, और उसकी मार्शल प्रवृत्ति उसे सबसे बुरे हालात के लिए तैयार कर रही थी। तभी एक अधीनस्थ उसके पास झुककर फुसफुसाया और कठोर सच्चाई बताई। ये ब्लड वुल्फ जानवर जाति के सबसे जिद्दी और सम्मानबद्ध योद्धा माने जाते हैं। स्थिति बहुत गंभीर है, उसने चेतावनी दी। जब तक खुद चेयरमैन हस्तक्षेप न करें, मुझे कोई और रास्ता नहीं दिखता। तभी अचानक डॉक के बीच की हवा लहराने लगी और अंतरिक्ष के ताने बाने में जैसे एक दरार दिखाई देने लगी। उस घूमते हुए अंधेरे शून्य से अचानक बूढ़े चेयरमैन एक्साएओ यूही की आकृति बाहर आई। वह शांत भाव से वास्तविक दुनिया में कदम रख गया। उसकी मौजूदगी भर से कमरे की उथल-पुथल ऊर्जा जैसे स्थिर हो गई। राजनयिक का अधीनस्थ कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर धीरे से बोला, चेयरमैन। चेयरमैन एक्साएओ यूही खुद आ गए। इतनी किस्मत होती तो मुझे लॉटरी टिकट खरीद लेना चाहिए था। उसकी बात खत्म होते ही एक्साएओ यूही ने स्थानीय स्टाफ से कहा, इस संकट में आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद।
अब आप पीछे हट सकते हैं, बाकी मामला मैं संभाल लूंगा। जी चेयरमैन, स्टाफ ने एक साथ जवाब दिया। उनके कंधों से जैसे बड़ा बोझ उतर गया। चेयरमैन एक्साएओ यूं ही सीधे आगे बढ़े और घेरते हुए ब्लड वुल्फ योद्धाओं के सामने खड़े हो गए। उनकी नजर शांत लेकिन दृढ़ थी। ब्लड वुल्फ क्लैन के योद्धाओं, तुरंत अपने हाथ रोक लो और इसे यहीं खत्म करो। मेरी बात सुनो, एक्साएओ यूही ने आदेश दिया। लेकिन कुछ ब्लड वुल्फ योद्धा, जिनकी आंखों में खून उतर चुका था, तुरंत भौंकते हुए बोले, भले ही चेयरमैन खुद क्यों न कहें, हमारे कुल के सिद्धांत और सम्मान किसी साधारण इंसान के लिए नहीं झुकेंगे। यह सुनकर एक्साएओ यूही, जो इन दैत्यों से कद में छोटे थे, हवा में ऊपर उठ गए और उनके स्तर तक आकर नेता के कान में कुछ शब्द फुसफुसाए। ये लोग उस व्यक्ति से जुड़े हैं जिसने इmmortal का दर्जा हासिल किया है। समझ रहे हो इसका मतलब तुम्हारे कुल के लिए क्या होगा अगर तुमने इन्हें छुआ? एक्साएओ यूही की फुसफुसाहट ठंडी और साफ थी। यह सुनते ही ब्लड वुल्फ योद्धाओं के चेहरे अचानक बदल गए। क्या? इmmortal? क्या सच में? नेता की आंखों में जो पहले घमंड और क्रूरता थी, वह तुरंत सिकुड़ गई और उसकी पीली आंखों में सीधा डर दिखाई देने लगा। फिर नेता ने कुछ तेज, छोटे हुआ जैसे आदेश दिए। यह अचानक बदलाव देखकर लूहे की रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ गई।